और जो भी भागने की कोशिश करती है यह उस लड़की को मारकर उनकी ऑर्गन निकाल देते हैं और लड़कों को जबरदस्ती अपने गैंग में शामिल करके ड्रग्स बेचना और ऐसे ही बहुत सारे गलत काम करने पर मजबूर करते हैं। अगर वो ना माने तो उन्हें भी यह बाहर भेज देते हैं। अब आगे उन्हें यहाँ से वो जॉब के नाम पर भेजते हैं और वहाँ उन्हें जॉब तो नहीं पर मौत जरूर मिलती है। और इससे उनका ऑर्गन का धंधा अच्छी तरह से चल रहा है। और परसों ही एक लड़की की शादी है एक एनआरआई से जिस शफी के नाम से वो उस लड़की के साथ बाकी कुछ लड़कियों को भी देश से बाहर भेज देंगे। वहां जाने के बाद उन्हें अलग अलग देश के अंडरवर्ल्ड और बाकी बड़े बड़े लोगों के सामने बोली लगाया जाएगा। फिर उनकी जिंदगी वहां से पूरी तरह से नर्क में डूब जाने वाली है। अंशी ने मुठिया कस लिया और बोली रोबिन से कहो वो उन पर नजर बनाए रखें। कल उन सब की मौत होगी और उस इंसान के बारे में पता करो जो वहां से इस रैकेट को चला रहा है। उन सब ने अपनी मौत बुलाई है मेरे रूल्स को तोड़कर। अब मौत तो इतनी आसान नहीं होगी ना। रॉकी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला ओके बॉस तो क्या अब मैं आपको कॉलेज छोड़ दूं। अंशी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली हाँ। तभी वहां पर चिराग आ गया और बोला बॉस मैंने आपका काम कर दिया है। ये रहे वो पेपर्स। उसने कुछ पेपर्स अंशी के सामने रख दिया। अंशी ने पेपर चेक किया और बोली गुड क्या तुमने पता किया है कि वो उस कॉलेज में कौन से साल में स्टडी कर रहे थे। चिराग ने सिर हिला दिया और बोला ये तो पता नहीं चला क्योंकि वो बोल रहे थे कुछ साल पहले की इन्फॉर्मेशन आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और तब सभी रिकॉर्ड वगैरह कंप्यूटर में नहीं फाइल में रहता था और उसके बाद कॉलेज डेवलप होता गया। आज वो सिर्फ इंडिया नहीं वाली दुनिया की टॉप कॉलेज की लिस्ट में भी है। अंशी ने सिर हिला दिया कुछ बातें जो और भी उलझी हुई थी। ठीक है चलो वहीं कॉलेज जाकर ही पता चलेगा इस बारे में। इतना कहकर अंशी रूम में अपनी फ़ोन लाने चली गई। उसके जाने के बाद चिराग सोफे पर बैठ गया और मजाक किया। मुस्कान बोला क्या हुआ रॉकी, रोबिन का क्या हाल है, वहाँ उसे कैसा लग रहा है। उसकी बात सुनकर रॉकी भी बैठ गया और बोला ये बात तुम खुद रोबिन से क्यों नहीं पूछते हो, जिसे एक पल की भी चैन नहीं है। हर दिन 10 बार मुझे फ़ोन करके परेशान करता है कि बॉस से कहकर रॉय को वहाँ बुला दूँ और उसे उस काले पानी की सज़ा से मुक्त कर दूँ। वो चाहता है उसकी जगह रॉय वहाँ पर रहकर अब सज़ा काटे। उसकी बात सुनकर चिराग ठहाके लगाकर हंसने लगा। अच्छा हुआ पिछली बार तो वो कितने आसानी से मुझे फंसा कर भाग गया था। उसकी वजह से मुझे 2 हफ्ते तक वहाँ जेल जैसी जगह पर रहना पड़ा था। इस बार उसकी बारी है अच्छे से नज़र रखता रहे। उसकी बात सुनकर रॉकी ने सिर हिला दिया। रोबिन और चिराग का तो क्षतीश का आंकड़ा था। दोनों बॉस के सामने भीगी बिल्ली बन जाते थे और बॉस के जाने के बाद ऐसे लड़ने लगते थे दे जानी दुश्मन हो। तभी अंशी अपनी फ़ोन लेकर नीचे आए। उसके आते ही चिराग और रॉकी खड़े हो गए। अंशी वहां से उन दोनों के साथ बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो एलिट कॉलेज के सामने खड़े थे। अंशी कार से बाहर निकली। आज उसने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाया था। वो वहां से चिराग को कंपनी जाने को बोलकर सीधा अंदर चली गई। चिराग दूसरा कार लेकर वहां से चला गया और रॉकी अंशी के पीछे थोड़ी दूरी बनाकर अंदर चला गया। वही डे से ही वो कैंपस में एंटर हुई। सबकी नज़र उस पर डे से ठहर सी गई। अंशी इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे देख रहा था। पहले अंशी इसी कॉलेज में पढ़ रही थी। वो एक टॉपर थी और उसे यहाँ स्कॉलरशिप में एडमिशन मिला था, पर वो यहाँ सिर्फ 10 दिन के लिए ही क्लास करने आ पाई थी। उसके बाद तो वो जेल चली गई थी। अंशी ने इस वक्त एक वाइट ब्राउन पट और ब्राउन ओवरकट ले रखा था। इस गेटअप में वो बहुत खूबसूरत और हॉट लग रही थी। वो किसी माफिया क्वीन की तरह ही लग रही थी। इस वक्त उसकी वो गहरी हेजल आंखें दे से सबको आकर्षित कर रही थी और नेचुरल रेड लिप्स और ब्राउन लंबे बाल जो उसने पोनीटेल बना रखा था। बिना किसी मेकअप के ही वो इस वक्त कहर ढा रही थी। कौन है ये ब्यूटी लड़की? अभी तो न्यू एडमिशन का टाइम भी नहीं है। कितनी खूबसूरत है। सच में मेरा तो दिल ही आ गया इस पर। अगर हाँ कह दी तो इसके लिए जान भी हाजिर है। चल हट, वो मेरी गर्लफ्रेंड और तेरी भाभी बनेगी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। ये तो आज से मेरी क्रश है। हाँ, ये तो हमारी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसी तरह से वहाँ खड़े लड़के बातें कर रहे थे। वही लड़कियाँ तो अंशी की खूबसूरती से जल रही थी। जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी वो सबसे ज़्यादा कूड़ रही थी। इस कॉलेज में क्या कम खूबसूरत लड़कियाँ हैं, तो उनसे भी ज़्यादा एक और खूबसूरत लड़की आ गई है। वहीं अंशी उन सभी बकवास को इग्नोर करके अंदर चली गई थी। वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चली गई। वहां बाहर ऑलरेडी कोई खड़ा था उसे रिसीव करने के लिए। वो और रॉकी उस स्टाफ के साथ अंदर चले गए।
जब प्रिंसिपल ने अंशी को देखा तो वो खड़े हो गए और अंशी को ग्रेट किया। अंशी ने बस सिर हिला दिया। प्रिंसिपल गगन इस वक्त किसी स्टूडेंट की तरह लग रहे थे जिनके आगे उनकी टीचर इस वक्त खड़ी हो। अंशी ने उन्हें देखा तो वो चेयर पर बैठ गए। डॉक्यूमेंट्स अंशी की ठंडी आवाज उनकी कानों में पड़ी तो वो होश में आए और जल्दी से पेपर निकालकर अंशी के सामने रख दिया। अंशी ने पेपर पर साइन कर दिया और टेबल पर छोड़कर उठ गई। तभी वो स्टाफ जो अंशी को रिसीव करने के लिए खड़ा था वो कॉफी लेकर आया। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की कौन है जिसकी इतनी खातिरदारी हो रही है और प्रिंसिपल भी थोड़े डरे हुए लग रहे हैं। कॉफी दे दो, प्रिंसिपल बोले तो उस स्टाफ ने अंशी और रॉकी के सामने कॉफी रख दिया। अंशी ने उन्हें देखा और बोली, इन सब की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी कॉफी पीने के लिए टाइम नहीं है और आप मुझे इतनी स्पेशल ट्रीट मत कीजिए। मैं भी यहाँ पर कल से आम स्टूडेंट बनकर आने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी इस बिहेवियर की वजह से कोई भी मेरी आइडेंटिटी जाने। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल ने हाँ में सिर हिला दिया और बोले, ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। अंशी रॉकी के साथ वहां से बाहर चली गई। इस वक्त अंशी की नज़र अपने फ़ोन में थी क्योंकि उसके राइट हैंड रॉय ने उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मेल किया था। वहीं रॉकी उसके पीछे चल रहा था। तभी कोई अंशी से टकरा गया। अंशी ने सामने देखा। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल कोर थी। वही सामने इस वक्त 5 लड़कियां खड़ी थी और अभी अभी जो अंशी से टकराई थी वो कोई और नहीं राजश्री थी जो इसी कॉलेज में पढ़ रही थी। भले ही उसकी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था फिर भी देसाई फैमिली ने उसकी यहाँ पर एडमिशन करवाया था। वही अंशी को यहाँ देखकर तो राजश्री भी खुद शॉक थी। वो हैरान होने की नाटक करते हुए बोली, अंशी तुम जेल से कब बाहर आए और आकर तुम घर क्यों नहीं गई? क्या तुम्हें पता है कि सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे थे? ओ रियली मिस अंधी, तुम्हारे सो कॉल्ड घर वाले मुझे लेकर परेशान थे। ये तो शायद इस साल की सबसे अच्छी जोक है। अंशी की बात सुनकर गुस्से से राजश्री की मुठियां कस गई। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसे मुंह पर जवाब देने की और अंधी कहने की? क्या इस लड़की को पहले की तरह ही उसके आगे झुककर नहीं रहना चाहिए था? वहीं राजश्री की चारों दोस्त अंशी की बात सुनकर उसे पर भड़क गए। राजश्री, क्या यह वही लड़की नहीं है जो तुम्हारी फैमिली की गोद ली हुई नकली प्रिंसेस है? ये लड़की इतनी सालों तक तुम्हारी लग्जरियस लाइफ को जीती रही, फिर भी देखा तो ये तुम्हारे साथ किस तरह से बात कर रही है। और तुम भी ना, तुम इस लड़की के साथ क्यों बात कर रही हो? उसकी दोस्त बोली जिसका नाम रुबीना थी। तो दूसरी लड़की भी बोली, हाँ राजश्री, रुबीना सही कह रही है। तुम इसके साथ इतने अच्छे से क्यों बात कर रही हो? इसने तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की थी, जिस वजह से यह 1 साल तक जेल में थी, फिर भी इसे अभी तक अकल नहीं आई है। तुम देसाई फैमिली की इकलौती राजकुमारी हो, ये लड़की बस एक नकली बेटी थी। ये कैसे तुम्हारे साथ कंपेयर करने के लायक हो सकती है? उसकी बात सुनकर अंशी को याद आया, यह वही लड़की है जिसने पिछली जिंदगी में भी उसे पता नहीं कितना परेशान किया था। अंशी कोल स्माइल लिए बिना भाव के हाथ क्रॉस करके बोली, ओ तो तुम इसकी चमची हो या फिर यूं कहीं कि तुम उसकी नौकरानी हो। और मुझे नौकरानी के साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी ऐसी नौकरानी जो किसी गंदे नाली का कीड़ा हो। वैसे तुम वर्षा तिवारी हो ना, तिवारी फैमिली की नाजायज औलाद। मैंने सुना है तुम्हारे घर में तुम्हारी कुत्तों से भी बदतर हालत है। कोई भी वहां पर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता, वहां के सर्वेंट भी तुम्हें कचरा समझते हैं। उसकी बात सुनकर वर्षा गुस्से से आग बबूला हो गई। ये बात तो बहुत सीक्रेट थी। तो फिर इस लड़की को कैसे पता चला? अमीर खानदान में जो भी होता था उसे वो दबा लेते थे और आज तक किसी को पता नहीं था कि वो तिवारी खानदान की नाजायज बेटी है। और इस बारे में किसी को बताने से भी तिवारी फैमिली ने उसे मना किया था। वो जो भी चाहती थी उसे सब कुछ मिल जाता था, बस उसे अपना मुंह बंद रखता था। अगर यह बात बाहर आ गई तो सबसे ज्यादा उसकी ही इंसल्ट होगी। राजश्री हैरान थी। उसने गुस्से से मुठिया कस लिया। उसने सोचा था वो अंशी की इंसल्ट करेगी, पर अंशी तो उसकी और उसकी दोस्त की इंसल्ट कर रही थी। वहीं रॉकी अगर अंशी के पास खड़ा हो गया था। उसे इन लड़कियों पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इन लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आए जो उनकी शैतान बॉस को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। वो इन सबको यहीं पर मारकर उल्टा लटका देना चाहता था। नेक्स्ट चैप्टर, कचरा तो डस्टबिन में ही सूट करता है। अब आगे, वैसे भले ही मैं नकली बेटी हूँ पर मैं तो शायद गलती से बदल गई थी। पर तुम तो गंदा खून हो। क्या नकली बेटी होना गंदा खून कहलाने से अच्छा नहीं है? उसकी बात सुनकर तो वर्षा का इस वक्त खून खल रहा था।
उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि इस लड़की को कैसे पता चला कि वो तिवारी फैमिली की नाजायज बेटी है। अंशी, तुम इस तरह से वर्षा से बात क्यों कर रही हो? मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैं फैमिली में लौट आई और फिर आनंद भी मुझे पसंद करने लगा। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो देसाई फैमिली की बेटी हूँ। वो खुद मुझे ढूंढ कर लाए और अनंत जी को मैं पसंद हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, इसलिए हम साथ हैं। मुझे पता है तुम अनंत जी को पसंद करती हो, पर वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। अंशी, अगर तुम चाहो तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी और अनंत जी को भी छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर वह रोने की एक्टिंग करने लगी तो उसकी एक दोस्त जिसका नाम तान्या था, वो जल्दी आगे आकर बोली, राजश्री, तुम इस घटिया लड़की के लिए इतना क्यों सोच रही हो? तुमने सिर्फ वही लिया जो सच में तुम्हारा था। वो फैमिली तुम्हारी है और मंगेतर भी तुम्हारी है। तभी वर्षा, जो गुस्से में थी, वो डे से ही अंशी को मारने के लिए आगे बढ़ी। अंशी ने उसकी घुटने पर किक किया तो वर्षा दर्द से तड़पते हुए वहां नीचे गिर गई। उसे ऐसा लगा डे से किसी ने पत्थर से उसकी पैर कुचल दिया हो। उसकी हालत देखकर तो सब डर गए। अब तक कुछ स्टूडेंट्स भी उस कॉरिडोर में आ चुके थे। अंशी ने वर्षा के बालों को पकड़कर उसकी फेस को ऊपर किया और बोली, मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना वर्षा तिवारी, वरना कल तुम्हारी तिवारी फैमिली सड़क पर होंगे। उसकी इतनी भयानक रूप को देखकर और बातें सुनकर वर्षा बुरी तरह से कांप गई। अंशी की आंखें बिल्कुल सर्द थी, कोह लग रही थी, जैसे कोई भावना ही ना हो। राजश्री भी थोड़ा डरी हुई थी। उसे तो यह अंशी कोई अलग ही अंशी लग रही थी। यह वो अंशी लग ही नहीं रही थी जो चुपचाप सबकी बातें सुन लेती थी। अंशी ने झटके से वर्षा को झटक कर छोड़ दिया और राजश्री की तरफ देखकर ठंडे भाव से बोली, और तुम अपना ये परिवार पुराण और अनंत पुराण जाकर किसी और को सुनाना। वैसे भी अनंत बजाज एक कचरा है और तुम पूरा का पूरा डस्टबिन हो। कचरा तो डस्टबिन में ही सूट करता है ना, इसलिए मेरी नाम को किसी कचरे के साथ मत जोड़ो और अपने घटिया फैमिली को तुम अपने पास ही रखो। यू नो वॉट मिस कचरा देसाई, अगर तुम्हारी घटिया दो कौड़ी की माँ मिसेज देसाई मुझे बार बार अनंत बजाज के पीछे जाने के लिए नहीं कहती तो मेरी जूती भी उसका पीछा नहीं करती। तो तुम्हें क्या लगता है उस कचरे के बारे में सोचूंगी? वो तो तुम्हें ही मुबारक हो। अपनी बॉस की बात सुनकर रॉकी को आज हंसने का मन कर रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी बॉस लोगों की इतनी ज्यादा बेइज्जती कर सकती है कुछ बातें बोलकर। उसने तो बस अपनी बॉस की रौद्र रूप को देखा था, जब वो गुस्से से सब कुछ बर्बाद कर देती थी। वो भी एक बार भी मुंह खोले बिना आज शायद उसकी बॉस को वो पहली बार इतनी ज्यादा बार करते हुए देख रहा था। उसकी बात सुनकर राजश्री और भी हैरान हो गई। उसे तो इस वक्त अंशी पर गुस्सा भी आ रहा था, नफरत भी हो रही थी कि वो किस तरह से उसे डस्टबिन और कचरा कहकर इंसल्ट कर रही है। वो तो मोम को भी नहीं छोड़ रही है, उनकी भी कितनी इंसल्ट कर रही है। तुम मेरी इस तरह से इंसल्ट क्यों कर रही हो अंशी? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी, और तुम मोम की भी इस तरह से क्यों इंसल्ट कर रही हो? राजश्री रोने की नाटक करते हुए बोली और अंशी की हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। वो एक्टिंग करके अंशी को सबके सामने नीचा दिखाना चाहती थी और अंशी ने उसकी यह घटिया पुराना ट्रिक बहुत बहुत बार देखा था, जब वो उसकी हाथ को पकड़ लेती थी और खुद ब खुद गिर जाती थी और सबके सामने उसे बुरा बना देती थी। जैसे ही रॉकी राजश्री को रोकने के लिए आगे आने वाला था, अंशी ने उसे इशारे से रोक दिया। जैसे ही राजश्री ने अंशी की हाथ को पकड़ा, अंशी ने उसकी को उलटकर मोड़ दिया और उसे पीछे झटक दिया। राजश्री की चीख निकल गई। वो सीधा नीचे फर्श पर वर्षा के पास जाकर गिरी थी। उसकी हाथ में इस वक्त असहनीय दर्द हो रहा था। गिरने की वजह से शायद उसकी पैर भी मुड़ गई थी। अंशी ने उसे ठंडे भाव से देखा और बोली, आगे से कभी अपनी इस गंदे कचरा जैसी हाथ से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना मिस राजश्री देसाई, वरना तुम अभी तो सिर्फ यहीं से नीचे गिरी हो, अगली बार सीधा ऊपर से ग्राउंड फ्लोर पर गिरोगी। अंशी ने मुड़कर रॉकी को देखा और पूछा, रॉकी क्या कर में सैनिटाइजर है? यस बॉस, कॉल मी सैनिटाइजर है, रॉकी ने हाँ में जवाब दिया। तो अंशी बर्फ सी ठंडी आवाज में बोली, गुड, अब चलो यहाँ से, मुझे इन घटिया मूर्खों के साथ और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन दोनों कचरा को छूकर मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, पहले मुझे जाकर ऐसे क्लीन करना पड़ेगा। रॉकी ने सिर हिला दिया। अंशी आगे चली गई। उसकी आंखों में ना कोई भाव था, ना ही गिल्ट। उसके आसपास का ओरा बहुत खतरनाक था। वहां कुछ स्टूडेंट थे जो अंशी को आते देखकर ही पीछे हो गए और उसे जाने का रास्ता दे दिया। अंशी की आंखें ही उन्हें डराने के लिए काफी थी।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जो भी उसकी आंखों में दिखेगा वो सीधा नर्क में चला जाएगा। वहां जितने भी लड़के लड़कियां थे वो सब जूनियर बीच के थे, सब मुड़ मुड़कर अंशी को देख रहे थे। अंशी की स्टाइल की तो वो कायल होते जा रहे थे। अंशी की ओवक जो हवा से थोड़ा थोड़ा लहरा रहा था। इस वक्त उन सबको अंशी को देखकर एक माफिया लेडी वाली फीलिंग आ रही थी। वही राजश्री और वर्षा दोनों नीचे गिरी हुई थी और दर्द से कर रही थी। वर्षा इस वक्त अपनी पर को पकड़कर करा रही थी, तो वही राजश्री इस वक्त अपनी हाथ को पकड़कर आह रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हाथ की हड्डियां टूट गई हो। इस वक्त उसे अंशी से हद से ज्यादा नफरत हो रही थी। उसका मन कर रहा था वो अंशी को अभी के अभी जाकर मार डाले। वो मन ही मन बोली, तुमने यह सही नहीं किया अंशी, तुमने सबके सामने ही मुझे बेइज्जत किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। उसने पीछे देखा जहां जूनियर स्टूडेंट उसे ही देख रहे थे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं अंशी, बस देखती जाओ। उसने सोच लिया था वो यहाँ से जाकर घर में इस बारे में अपनी मॉम डैड और भाई को बड़ा चढ़ाकर बताएगी। उसके भाई और मॉम डैड जरूर अंशी से उसकी बदला लेंगे। राजश्री की बाकी तीनों दोस्त रुबीना, तान्या और कामना तीनों परेशान हो रहे थे। तीनों ने राजश्री और वर्षा को अपनी मदद से उठाया और अंशी को कोसते हुए वहां से लेकर चले गए। वहां से उन दोनों को लेकर मेडिकल रूम की तरफ चले गए। वहीं बाकी सब बातें करने लगे। ये सब जूनियर थे इसलिए उन्हें अंशी के बारे में नहीं पता था, क्योंकि अंशी ने पिछले साल ही इस कॉलेज में एडमिशन कर लिया था। जेल में होने की वजह से वो कॉलेज नहीं आती थी, वरना शायद सब उसे जानते होते। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने इस वक्त सौरभ और एक और लड़का खड़ा था जो उसकी सेक्रेटरी सुजय था। सौरभ बोला, बॉस मैंने फिर से इन्वेस्टिगेट किया है पर सिंघानिया फैमिली और होने वाली लेडी बॉस के बीच कोई भी कनेक्शन मुझे अब तक नहीं मिला। उसकी बात सुनकर विक्रम ने उससे घूर कर देखा। अपने डेविल बॉस को खुद को इस तरह से घूरता देख सौरभ हड़बड़ा गया। उसने क्या गलत कहा? कल भी तो उसने उन्हें यही कहा था। क्या मिस अंशी उनकी होने वाली लेडी बॉस नहीं है? तो फिर उसके बॉस उसे इस तरह से क्यों भूल रहे हैं जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो? वही सुजय तो बस हैरानी से खड़ा था। उसने सौरभ से सुना था कि सच में उसके बॉस ने मिस अंशी को ही लेडी बॉस मान लिया है। वो तो अपनी लेडी बॉस को देखना चाहता था। विक्रम ने उसके ऊपर से नजर हटा लिया तो सौरभ फिर से बोला, बॉस मुझे एक और बात पता चली है। पहले जिन्हें लेडी बॉस मतलब मैडम ने जेल से बाहर निकाला था उनमें से एक अभी माफिया क्वीन के साथ देखी गई थी। उसकी बात सुनकर विक्रम की होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। विक्रम मन ही मन ठंडा भाव से बोला, तुम मेरे लिए और भी चैलेंजिंग होती जा रही हो होने वाली बीवी, और मुझे चैलेंज बहुत ज्यादा पसंद है। सौरभ ने अपने बॉस को देखा जिनकी होठों पर तिरछी स्माइल थी। उसका तो मुंह ही बन गया। उसके बॉस सच में शैतान हैवान है जो उस जैसे मासूम को सता रहे हैं। वो फिर से बोला, बॉस मैंने ग्लोबल इंडस्ट्री और मैडम के बीच की लिंक को पता करने की कोशिश की। ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला पर इतना पता चला है कि ग्लोबल इंडस्ट्री के पीछे एक लड़की का दिमाग है जो पूरे एम्पायर को चला रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्लोबल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने वाली हमारी होने वाली लेडी बॉस ही है। सुजय को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने अपने बॉस को देखा जो अभी भी रॉबर्ट की तरह ही बैठे हुए थे। नेक्स्ट चैप्टर। देसाई फैमिली गुस्से में विराज आया विक्रम से मिलने। अब आगे मोक्ष ने कुछ सोचा और उसे वहां से जाने के लिए बोला। उसके जाने के बाद सुजय ने आज की मीटिंग शेड्यूल बताया और बाहर चला गया। वो बहुत कुछ पूछना तो चाहता था पर आपने डेविल बॉस के खतरनाक गुस्से के बारे में सोचकर ही वो पूरी तरह से चुप हो गया। उनके जाने के बाद विक्रम अपने हाथ में रखे पेन को घुमाते हुए बोला, बहुत जल्द मैं तुम्हारी राज जानना चाहता हूँ मेरी मिस्ट्री गर्ल। ये कहते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। तभी अंशी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। कल जब अंशी के विक्रम को येलो पर बाइट किया था, विक्रम को ऐसा लगा डे से कट लग रहा हो। पहले उसने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया था जैसा वो अंशी के पास आने से फील करता था। वो अपना काम करने लगा। उसे फिर से अंशी से मुलाकात की इंतजार थी। इस बार फिर से उसकी जबरदस्ती की होने वाली उसे कैसी सरप्राइज देगी। वहीं दूसरी तरफ देसाई विला में इस वक्त राजश्री हॉल में बैठकर रो रही थी। उसे अपनी हाथ और पैरों में काफी दर्द हो रहा था। अंशी ने उसकी हाथ को मोड़ दिया था और गिरने की वजह से उसकी पैर भी मुड़ गया था। उसने सब कुछ बड़ा चढ़ाकर घर पर बता दिया था, जिस वजह से इस वक्त सब गुस्से में थे। रबीना जी गुस्से से बोली, राकेश जी देखा आपने उस घटिया लड़की को? मेरी बच्ची तो सिर्फ उससे बात करके घर पर बुला रही थी, पर उसने मुझे गालियां दी और हमारी बच्ची को भी कितना कुछ कहा।
उसकी हिम्मत जेल से बाहर आने के बाद बढ़ चुकी है। हमने उसे 18 सालों तक प्यार देकर बड़ा किया और आज वो हम इस तरह से रीपे कर रही हैं। हमारी बेटी को परेशान करके उसे मारने की कोशिश करके क्या हम उसे इस तरह से आसानी से छोड़ देंगे? उनकी बात सुनकर राकेश जी राजश्री की सिर पर प्यार से हाथ फुराते हुए बोले, नहीं, हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। कलमा पापा की एनिवर्सरी पार्टी है, वो वहां पर जरूर आएगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो उनकी पार्टी को कभी मिस नहीं कर सकती हैं। राहुल, मानस, स्वराज तीनों भी गुस्से में थे। अपनी प्रिंसेस की हालत वो देख नहीं पा रहे थे। वह भी उस लड़की को सबक सिखाना चाहते थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी प्रिंसेस को दर्द देने की, उसे रुलाने की, पर वो ये बात पूरी तरह से भूल चुके थे। बचपन से तो अंशी ही उनकी बहन थी, फिर भी अब जब उनके पास राजश्री है वो सब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे अंशी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। वहीं दूसरी तरफ वो सब इस बात से अनजान थी कि अंशी तो उनकी हर बात से वाकिफ है। अंशी इस विजिटिक अपने केबिन में बैठी हुई थी और नई होटल और मॉल प्रोजेक्ट को देख रही थी। एक टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करना था, उसके लिए मॉल और होटल एक जगह बनाना था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। उसने कॉम इन कहा तो रॉकी अंदर आया और बोला, रॉबिन ने इन्फॉर्म किया है वो लोग आज रात को शायद लड़कियां भेजने वाले हैं और आज उनका एक कंसाइनमेंट भी आने वाला है। उसकी बात सुनकर अंशी की नज़र गहरी हो गई। वो बिना भान के बोली, ठीक है, रॉय को भी कहो वो उन्हें ट्रैक करता रहे और उनकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखे। रॉकी नेहा में सिर हिला दिया और बोला, बॉस, क्या आप आज मीटिंग अटेंड करने वाली हूँ या फिर मैं और रॉय ही चले जाएं? अंशी ने कुछ सोचा और कोल्ड आवाज में बोली, नहीं, इस बार मैं खुद जाऊंगी। उसकी बात सुनकर रॉकी के माथे से ठंडा पसीना बह गया। आज उसकी बॉस जाएगी तो वहां पर जरूर किसी ना किसी की मौत होगी, वरना उसकी बॉस तो ऐसे ही कहीं पर नहीं जाती है। फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया कॉर्पोरेशन में इस वक्त विराज अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसने अपने असिस्टेंट मिरर को उसे लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहा था, पर मिहिर को भी उसे लड़की की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जबकि मिरर किसी की भी इंफॉर्मेशन को आसानी से निकाल सकता था। तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आया। जब उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से अंजलि जी ने कुछ कहा तो विराज थोड़ा हैरान हो गया और बोला, पर मोम, आपको पता है ना विक्रम कैसा है, एक बार उसने कोई डिसीजन ले लिया तो उसे कोई भी बदल नहीं सकता है। दूसरी तरफ से अंजलि जी ने कुछ कहा तो विराज कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं शाम को इस बारे में खुद जाकर विक्रम से बात करूंगा। उसने फोन रख दिया और अपना फट पर टैप करने लगा। उसे विक्रम पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने विक्रम पर कितना भरोसा किया था, उसकी बहन विक्रम से कितना प्यार करती थी, फिर भी विक्रम ने तन्वी को छोड़कर किसी और को चुना। उसे विक्रम को देखने का भी मन नहीं था, फिर भी अपनी बहन की प्यार में अंधा होकर वो विक्रम के साथ बात करने के लिए जाने को तैयार था। शाम का वक्त विक्रम अपने केबिन में बैठकर अभी भी काम कर रहा था। उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखा जो उसे कल अंशी ने दिया था और उसने उस पर साइन कर दिया। उसने अंशी को कॉल किया और वो उसके साथ पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट करेगा। ये बात उसने अंशी को बता दिया। उसकी आवाज़ इस वक्त बिल्कुल कोल्ड थी। वही कॉल की दूसरी तरफ अंशी की होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। गुड चॉइस मिस्टर राजपूत, मैं थोड़ी देर में जाकर आपके साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगी, मेरी आने का इंतजार कीजिए। होने वाले पतिदेव अंशी ने भी सर भरी कोल्ड आवाज में कहा। अंशी ने फोन रख दिया। उसके होठों पर इस वक्त एक मिस्टीरियस स्माइल थी। वो किसी डेविल की तरह हंसते हुए बोली, आप तो मेरे लिए वो जरिया हो जिसके जरिए मैं सब कुछ बर्बाद करना चाहती हूँ। जिस बेटी को वो फैमिली इतना प्यार करती है, अगर मैं उसे कीमती बेटी से उसकी सारी कीमती चीज़ और इंसानों को छीन लूँ तो उसे तड़पते हुए देखकर वो सब भी तड़पगे हैं ना। देसे में तड़पी थी, तरसी थी। इस वक्त उसकी मुठियाँ कस गई थी, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उसने अपनी लॉकेट को टच किया और अपनी स्टोरेज स्पेस में चली गई। वो अंदर एक रूम में चली गई जहां बहुत सारे अलग अलग तरह के वेपन्स रखे हुए थे। ये सभी वेपन जो अंशी के पास थी वो तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं थी। जब भी वो मारती थी उसकी बुलेट कभी खत्म नहीं होती थी और आज तक पता नहीं उसने कितने लोगों की लाशें बिछाई थी। वो एक रेड पर गई और एक छोटे से डिवाइस को उठा लिया। उसने उस पर बॉटम को प्रेस किया तो वो डिवाइस एक्टिवेट हो गया और एक रोबोटिक आवाज आई, हेलो मास्टर, आप तो मुझे यही फेंक कर चली जाती हैं। मैं यहाँ पाड़ा पाड़ा जंग खा रहा हूँ, अगर मैं टूट गया तो आपका काम कौन करेगा मास्टर? शट अप रिक, अंशी ने बिना भाव के कहा। इन सभी फोटो को देखो और पता करो कि यह टैटू किसके पास है। अंशी ने कुछ फोटो दिखाए और टैटू का फोटो दिखाया। ओके मास्टर, मैं अभी देखता हूँ। इतना कहकर वो छोटा सा डिवाइस एक स्क्रीन में बदल गया और उन सभी फोटोज को मैच करने लगा।
कुछ देर तक मैच करने के बाद बोला, इसमें किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा है मास्टर। क्या कोई और फोटो है जिससे हम मैच कर सकते हैं? फिर से डिवाइस से रोबोटिक आवाज आई। नो, अंशी ने इतना ही कहा और वहां से चली गई। अरे मास्टर रुकिए, मुझे भी अपने साथ लेकर जाए। मैं यहाँ रहकर बोर हो गया हूँ। जब तक अंशी बाहर नहीं आया उसकी कानों में ये रोबोटिक आवाज पड़ती रही। वो छोटा डिवाइस छोटे पक्षी में बदल गया था और अंशी के साथ ही बाहर चला जाना चाहता था। जब उसने अपने मास्टर को कहीं पर भी नहीं देखा तो उसने फिर से खुद को रेक में जाकर डीएक्टिवेट कर दिया और पड़ा रहा। अब उसका कोई काम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके केबिन के डोर पर नॉक हुआ। विक्रम ने कॉम इन कहा तो सौरभ अंदर आया और बोला, बॉस वो मिस्टर विराज आए हुए हैं। विक्रम ने बिना देखे ही बोला, ठीक है, उसे अंदर आने के लिए बोल दो। सौरभ बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद विराज अंदर आया। वो डायरेक्ट ऑफिस से यहाँ पर आया था। विक्रम ने उसे एक नज़र देखा और बैठने के लिए इशारा किया। विराज को इस वक्त विक्रम पर बहुत गुस्सा तो आ रहा था, फिर भी वो बैठ गया। उसकी आंखें अभी भी बिल्कुल कोर थी। विक्रम ने विराज को देखा और बोला, तो क्या तू यहाँ मुझे कॉन्फ्रेंट करने आया है? क्योंकि मैंने अपना वादा तोड़ दिया और तन्वी से सगाई नहीं किया। उसकी बात सुनकर विराज गुस्से सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोला, विक्रमादित्य राजपूत, अब जब तुम्हें सब कुछ पता है तो ये भी बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया, अपना वादा क्यों तोड़ा? क्या मेरी बहन तुम्हारे लिए कोई खिलौना है? अंशी ने किया बेइज्जती अंशी की फेस विराज के सामने। तो क्या तू यहाँ मुझे कॉन्फ्रेंट करने आया है क्योंकि मैंने अपना वादा तोड़ दिया और तन्वी से सगाई नहीं किया? उसकी बात सुनकर विराज गुस्से सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोला, विक्रमादित्य राजपूत, अब जब तुम्हें सब कुछ पता है तो ये भी बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया, अपना वादा क्यों तोड़ा? क्या मेरी बहन तुम्हारे लिए कोई खिलौना है? विराज विक्रम को देखते ही गुस्सा हो रहा था। वो जानता था विराज जैसा इंसान कभी किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। फिर भी वो जानना चाहता था कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया। वहीं उसका सवाल सुनकर विक्रम ने बिना भाव के उसे देखा और बोला, तुझे अच्छी तरह से पता है मुझे किसी भी लड़की को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है और तन्वी के लिए भी मेरे दिल में कोई प्यार भरा फीलिंग्स नहीं था। मैं बस हमारे दोनों फैमिली की और आपने दिए वादे की वजह से ही यह शादी कर रहा था। तभी वहां पर अभिमान और सुमित भी आ गए। उन्हें डर था कि कहीं विराज और विक्रम दोनों लड़ने ना लग जाए। विराज भी उनका बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए वो अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड को एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला था कि विराज आया है, वो दोनों जल्दी ही वहां आ गए थे। विराज, विक्रम, देखो तुम दोनों प्लीज लड़ाई मत करो, हम सब इस बारे में आराम से बात करेंगे। अभिमान ने इतना ही कहा था कि विराज ने उन दोनों को हाथ दिखाकर रोक दिया और ठंडी आवाज में बोला, यह मेरी बहन की पूरी जिंदगी की बात है और अभी तक मैंने विक्रम से सारा सवाल नहीं पूछा है। उसे गुस्से में देखकर विक्रम ने दोनों को इशारा किया तो दोनों और कुछ ना बोलकर सोफे पर बैठ गए। विराज ने विक्रम को देखकर फिर से पूछा, तो फिर तूने अपना वादा क्यों तोड़ा? विक्रम, भले ही तन्वी को लेकर तेरे दिल में प्यार जैसी फीलिंग्स नहीं थी, पर तू ये तो जानता था ना कि तन्वी तुझसे कितना प्यार करती है। आरे बचपन से वो तुझे पागलों की तरह प्यार करती है, तो उसकी फीलिंग्स का क्या? विक्रम, सालों से सब जानते हैं कि सिंघानिया फैमिली और राजपूत फैमिली में शादी का रिश्ता तय हुआ है। सबको पता है कि तन्वी तुम्हारी मंगेतर है। जब सबको पता चलेगा कि तूने मेरी बहन को सगाई के दिन ही रिजेक्ट कर दिया और किसी और से सगाई कर ली है, तो क्या तुझे पता है मेरी बहन की कितनी बदनामी होगी? सब उस पर और पूरे सिंघानिया फैमिली पर हंसेंगे। तुझे अच्छी तरह से पता है विक्रम कि वो हमारी फैमिली की प्रिंसेस है, इकलौती बहन है वो हमारी। आज तक एक आंसू तक नहीं आने दिया हम सब ने उसकी आंखों में, और तेरी वजह से वो पता नहीं कितनी बार रो चुकी है। कल से उसने खाना भी नहीं खाया है, उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। मेरी बहन ने सिर्फ तुझसे प्यार किया था, क्या उसके लिए तू उसे इस तरह से सजा दे रहा है? मुझे तो लगा था सही के बाद तुम्हारी भी फीलिंग्स उसके लिए डेवलप हो जाएगी, तुम दोनों खुश रहोगे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू कुछ ऐसा करके मेरी बहन को तोड़ देगा। उसकी बात सुनकर विक्रम ने उसे ठंडे भाव से देखा। भले ही उसने वादा तोड़ा था, वो भी पहली बार, पर उसने तो नहीं कहा था ना तन्वी से उससे प्यार करने के लिए। और शादी के बाद फीलिंग्स डेवलप हो जाती का क्या मतलब? क्या फीलिंग्स कोई ऐसी चीज है जो सबके साथ आ जाए? वो कुछ बोलता तभी वहां पर एक आवाज, मजाकिया कोल्ड आवाज गूंजी।
मिस्टर विराज सिंघानिया, क्या यहाँ पर अपनी बहन की तरफ से वकालत करके मेरे होने वाले पति को मुझसे छीनने आए हैं? क्या आपकी सो कॉल्ड बहन को जो पसंद आता है आप इसी तरह से दूसरों से छीनकर उसे दे देते हैं, जैसे आप अभी यह सब कहकर मेरे मंगेतर को ब्लैकमेल कर रहे हैं? और आपकी बहन क्या कोई मोम की गुड़िया है जो छूते ही टूटकर पिघल जाती है? क्या बात सिंघानिया फैमिली की प्यारी इकलौती प्रिंसेस तो बहुत ज्यादा कमजोर निकली? उसकी आवाज सुनकर सबने उस तरफ देखा जहाँ से अंशी आ रही थी। मास्क की वजह से उसकी फेस एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था, पर इस वक्त उसकी आसपास का ऑरा बहुत कोल्ड था। उसकी हेजल आंखें बहुत कोल्ड थी। डे से अभी सबको जमा कर बर्फ बना देगी। अंशी आकर विक्रम के पास खड़ी हो गई और उसके चीन के नीचे उंगली रखकर उसकी फेस को ऊपर करके बोली, क्या आपके मुंह में जुबान नहीं है? मिस्टर विराज सिंघानिया कुछ भी बोलते जा रहे हैं और आप किसी गूंगे की तरह उनकी बातों को सुन रहे हैं। लगता है मेरे होने वाला हस्बैंड गूंगा है और मुझे ही उनके लिए सबको जवाब देना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सुमित और अभिमान को हंसी आ रही थी। लगता है दुनिया में सिर्फ यही एक लड़की है जो मिस्टर विक्रमादित्य राजपूत को डरा धमका सकती है। वही एक पल के लिए हंसी तो विराज को भी आ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी कोई उसके खड़ूस बेरहम बेदिल दोस्त से भी इस तरह से बात कर सकती है। वो तो भूल ही गया कि वो गुस्सा था। अंशी की हेजल आंखें उसे अपना गुस्सा भूलने पर मजबूर कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था डे से अंशी और उसके बीच एक गहरा रिलेशन है। वो चाहकर भी इस लड़की पर गुस्सा नहीं कर पा रहा था। वही विक्रम आंखें छोटी करके उसे घूर रहा था। ये लड़की तो और भी बोल्ड हो गई। यह उसके साथ इस तरह से कैसे बात कर सकती है? क्या हुआ मिस्टर राजपूत होने वाले हस्बैंड, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मुझे लगता है आपको मुझसे प्यार हो गया है। तो आपने यह बात मिस्टर विराज सिंघानिया को अब तक क्यों नहीं बताया? इतना कहकर अंशी विक्रम की गोद में बैठ गई। विक्रम की आंखें कोल्ड हो गई। अंशी की उसके ऊपर बैठने से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। वो अंशी की खुशबू में दे से खोता जा रहा था। उसने अंशी को खुद से दूर नहीं किया। उसने उसकी सॉफ्ट पैरों पर रख दिया। विक्रम को अंशी की थाई बहुत सॉफ्ट लग रहा था। रूई की तरह अंशी ने देखा पर कुछ नहीं कहा। बाली किसी को यह नहीं दिखा क्योंकि सामने टेबल था तो अंशी की पैर नहीं दिख रहा था ऊपर से। वहीं अभिमान, सुमित और विराज तीनों तो हैरान थे। विक्रम कभी भी किसी लड़की के करीब नहीं आता था और अब विक्रम की गोद में एक लड़की बैठी थी, वो भी हक से। विराज तो यहाँ तन्वी के लिए विक्रम से बात करने आया था। वो चाहता था विक्रम तन्वी से शादी करे, अपना वादा ना तोड़े। घर में सब तन्वी के लिए परेशान थे, पर यहाँ ये क्या हो रहा है? उसे तो कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा था इस वक्त। अंशी विक्रम के गले में हाथ डालकर विराज को देखते हुए कोल्ड आवाज में बोली, मिस्टर विराज सिंघानिया, मिस्टर विक्रमादित्य राजपूत सिर्फ मेरे हैं और मैं उन्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। और अगर आपको अपनी बहन की शादी करवाने की इतनी ही ज्यादा चिंता है तो दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है ना? आप उनमें से किसी लड़के के साथ अपनी बहन की शादी करवा दीजिए। अगर आपकी पागल बेवकूफ़ बहन जिद कर रही है कि उसे मेरे होने वाले हस्बैंड से ही शादी करनी है तो उसे घर में बांध कर रखिए, नहीं तो मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ आइए। वैसे मुझे दूसरों के सिर और पागलपन से जिद का भूत उतारना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। मिस्टर विराज सिंघानिया। अंशी यह सब गुस्से से दांत पीसते हुए एक एक बात को चबाते हुए बोल रही थी। वहीं विराज को पता नहीं क्यों पर गुस्सा नहीं आ रहा था। इस लड़की ने अभी उसकी बहन को पागल बेवकूफ़ कहा पर उसे गुस्सा नहीं आया, जबकि बाकी कोई भी अगर उसके सामने उसकी बहन को ऐसे पागल बेवकूफ़ कहता तो वो गुस्से से भर जाता था। उनके घर में कोई भी तन्वी की आंखों में एक कतरा आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखते थे, पर पता नहीं क्यों उसे इस लड़की पर गुस्सा करने का मन ही नहीं कर रहा था। उसका मन कर रहा था इस लड़की को गले से लगा ले, उसकी आंखें देखकर दे उसे अपनापन महसूस हो रहा था। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हारी चेहरा देख सकता हूँ? उसने अचानक बोला। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बोल गया है। उसे इस लड़की का फेस देखने का मन क्यों कर रहा है। आंशी जो कुछ और बोलने वाली थी वो एकदम से चुप हो गई। उसने अपनी आंखों में थोड़ी असमंजस और थोड़ा हैरानी लिए विराज को देखा। क्या विराज सिंघानिया को अभी तक गुस्सा नहीं हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसने तो उनकी इकलौती प्रिंसेस को पागल और बेवकूफ़ कहा था ना। वही विराज को तो अंशी की वो कोल्ड आंखें भी प्यारी लग रही थी। इस लड़की की आंखें बिल्कुल डैड और दादी माँ की तरह हैं। इनफैक्ट घर में इशित के सिवा किसी की भी आंखें दादी माँ और डैड की तरह नहीं हैं। यहाँ तक कि तन्वी की भी नहीं। हेजल आंखें बहुत रेयर होती हैं।
खास करके इंडिया में तो बहुत रेयर, पर उनके फैमिली में 3 लोगों की आंखें हेजल थी और इस लड़की की भी आंखें हेजल हैं। अंशी की होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोली, ओहो, तो मिस्टर विराज सिंघानिया मेरी फेस देखना चाहते हैं। ये तो बहुत मजाकिया बात है। मुझे भी आपको सवालों के घेरों में छोड़ने में बहुत मजा आएगा। मिस्टर विराज सिंघानिया दे में हर वक्त अपनी जान देते वक्त तक भी मैं सवालों से घिरी हुई थी। वो भले ही खुद को स्ट्रांग दिखा रही थी, पर विराज को विक्रम को तन्वी के बारे में सवाल पूछता देख वो समझ गई कि यह एक ट्रिक है ताकि विक्रम उसे छोड़कर तन्वी से शादी कर ले। उसे सच में गुस्सा आया था। उसकी नफरत एक पल के लिए बढ़ गई थी। शो मिस्टर विराज सिंघानिया, क्यों नहीं, वैसे भी मैं आपके दोस्त की होने वाली वाइफ हूँ। आप मुझे देख सकते हैं। अंशी की आवाज बहुत ठंडी थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने अपने मास्क पर हाथ रख लिया। वहीं विक्रम थोड़ा हैरान था। अंशी ने उसके फैमिली के सामने भी मास्क नहीं उतारा तो फिर विराज के सामने क्यों? पर उसने अपनी हैरानी को चेहरे पर नहीं आने दिया। विराज का दिल दे से जोरों से धक धक कर रहा था। वो जल्दी अंशी के चेहरे को देखना चाहता था। तभी अंशी ने अपना मास्क उतार दिया। विराज ने जैसे ही अंशी के चेहरे को देखा, उसकी आंखें जैसे मानो हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो धीरे से बुदबुदाया, ये तो बिल्कुल मोम की तरह दिख रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से अंशी को देखा। क्या ये बस एक काइंसिडेंसेस हो सकता है? वहीं उसे इतना हैरान देख अंशी की होठ के कोने मुड़ गए। वहीं विक्रम ने करीब से फिर से अंशी को देखा। उसे भी उसकी चेहरा थोड़ी अंजलि आंटी से मिलती जुलती लगता था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक टाइप के दिखने वाले कई इंसान होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, तुम चाहो तो इससे भी अच्छा लड़का मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा। विराज अभी भी हैरानी से अंशी को देख रहा था। सुमित धीरे से अभिमान के कान में बोला, देखो किसे देख रहा है। लगता है भाभी ने इसे भी अपनी खूबसूरती से क्लीन बोल्ड कर दिया है। चुप कर, अगर विराज ने सुन लिया तो यहीं पर तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। अभिमान आंखें घुमाकर बोला तो सुमित ने मुंह बना लिया और बोला, मैंने क्या गलत कहा? अभी भी देखो किसे भाभी को देखे जा रहा है, जैसे उनके बीच जन्मों पुराना कोई रिश्ता हो। वहीं विक्रम ने जब देखा विराज किस तरह से अंशी को देख रहा है, उसकी आंखें कोल्ड हो गई। अंशी की थाई पर उसकी पकड़ कस गई। उसने अंशी की आंखों में देखा, पर अंशी की आंखों में उसे कोई भी इमोशन नजर नहीं आया, ना दर्द ना तकलीफ। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। क्या इस लड़की को बिल्कुल भी दर्द नहीं होती है? उसने कितना प्रेशर के साथ टाइट होल्ड किया था उसकी थाई को, पर इसकी चेहरे पर तो थोड़ी शिकन तक भी नहीं थी। उसने विराज को बिना भाव के देखा। आज पहली बार उसे गुस्सा आ रहा था। क्यों, ये तो उसे खुद भी नहीं पता था। वो जानता था विराज हैरान है क्योंकि अंशी थोड़ी अंजलि आंटी की तरह दिखती है, पर इस तरह से उसकी बीवी को घूरने की क्या जरूरत है? उसने जल्दी अपना सिर झटका। ये लड़की उसकी बीवी नहीं है। उसके दिल में चल क्या रहा है? वो तो इस लड़की को ठीक से जानता तक नहीं है। फिर मन ही मन बोला, जानता नहीं है पर सगाई तो कर लिया है। वहीं विराज को सुमित की बुलाने से होश आया। क्या हुआ, हमारी भाभी को ऐसे क्यों देख रहे हो? विराज, जानता हूँ भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि तुम भाभी को इस तरह से देखते रहो। अगर तुम ऐसे ही भाभी को देखते रहे तो विक्रम पक्का तुझे उल्टा लटका कर यहाँ से नीचे फेंक देगा। विराज ने सुमित को गुस्से से घूर कर देखा तो उसने अपनी बत्तीसी दिखा दिया। विराज ने उस पर से अपनी नजरें फेर लिया। उसने अब तक खुद के अंदर अजीब सी बेचैनी और फीलिंग्स को दबा लिया था और बोला, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट हो। तुम्हें विक्रम से भी ज्यादा अच्छा लड़का मिल सकता है। तुम इस विक्रम से शादी क्यों करना चाहती हो? इस रॉबर्ट को मेरी बहन प्यार करती है, वरना मैं भी इसे अपना जीजा नहीं बनाता। उसकी बात को बीच में रोकते हुए अंशी बोली, मिस्टर विराज सिंघानिया, क्या आप मुझे मैनिपुलेट करके मुझसे मेरे होने वाले हस्बैंड को छीनकर अपनी सो कॉल्ड बहन को देना चाहते हो? तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। वो क्या है ना, जो चीज़ मेरी है उसे मैं नहीं छोड़ती, और ये तो फिर भी मेरे होने वाले हस्बैंड है। इतना कहकर वो विक्रम की तरफ झुकी और बोली, आप ये जो मेरी थाई कुचल रहे हैं ना, अपने हाथ से इसके पनिशमेंट के लिए रेडी रहना मिस्टर राजपूत। उसकी बात सुनकर विक्रम की होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अंशी की थाई को और भी कसकर पकड़ लिया। आई एम रेडी, टेक योर रिवेंज मिस अंशी, या कहूँ होने वाली बीवी, वो कोल्ड मगर सेडिक्टिव आवाज में बोला। अंशी ने एक पल के लिए हैरानी से उसे देखा। उसे पहली बार ऐसे हैरान देख विक्रम की आंखें डार्क हो गई और होठों पर स्माइल आ गई। तभी विराज सॉफ्ट टोन में बोला, तुम चाहो तो इससे भी अच्छा लड़का मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। विराज चाहकर भी इस लड़की के साथ रूड नहीं हो पा रहा था।
उसे ये लड़की बहुत अपनी सी लग रही थी। उसके दिल में कुछ अनजाना सा डर और डाउट घर करने लगा था। कोई लड़की इतनी सिमिलर से हो सकती है, उसे इस बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेट तो करना ही होगा। उसे लग रहा था वो इस लड़की को कभी कुछ कहा ही नहीं सकता था। उसे तो बल्कि इस लड़की की सिर को प्यार से सहलाने का मन कर रहा था और उसे पपर करने का मन कर रहा था। वो खुद भी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। वही विराज की बात सुनकर विक्रम का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। अभी तो ये कह रहा था कि उसने वादा तोड़ दिया है, उसकी बहन को छोड़ दिया है और उसने जिसके लिए उसकी बहन को छोड़ा है उसकी ही शादी ये किसी और से करवाना चाहता है। अंशी विराज को आंखें छोटी किए घूर रही थी और बोली, कोई जरूरत नहीं है मिस्टर विक्रम राजपूत सिर्फ मेरे हैं और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाली। उसकी आंखें सर्द हो गई थी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि जरूर ये सब विराज सिर्फ अपनी बहन तन्वी के लिए कर रहा है ताकि वो विक्रम को छोड़ दे और विक्रम तन्वी से शादी कर ले। और अंश कैसे इन लोगों को खुश रहने दे सकती थी कभी नहीं। वो तो उनकी प्यारी प्रिंसेस से सब कुछ छीन लेना चाहती थी, जो भी उसके लिए खास हो, जिस प्रिंसेस के लिए ये लोग सब कुछ कर जाते थे, किसी को मारने तक को तैयार रहते हैं। आपने उस प्रिंसेस को दर्द में देखना ही यही लोग डिव करते हैं। तभी विराज बोला, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो बच्चा, मैं बस ये कह रहा हूँ इससे भी अच्छे लड़के हैं मेरा भाई हर्षित, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। पता नहीं क्यों वंशी की आंखों में नफरत और नाराजगी देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसके मन में जो भी आया उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, ये सोचे बिना कि यह बात जो उसने हड़बड़ी में बोला है उस बात ने अंशी की दिल की नफरत के आग में पेट्रोल छिड़कने का काम किया है। अंशी की आंखें और भी खतरनाक हो गई, क्या यह उससे ऐसा घटिया पाप करवाना चाहते हैं। वहीं विराज को भी एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है जो वो सोच रहा था। अगर 10% चांस भी होगा ऐसा होने का तो भी उसका ऐसी बात कहना बहुत गलत था। वो कैसे किसी के लिए कुछ भी डिसाइड कर सकता है। उसने अंशी को देखा जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वही विक्रम का भी यही हाल था, उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो चुकी थी। विराज ऐसा कैसे कर सकता है? वो उसकी मंगेतर की शादी अपने ही छोटे भाई से करवाने की बात कैसे कह सकता है? क्या यह इंसान अब पागल हो गया है क्योंकि उसकी बहन की शादी अब उससे नहीं हो सकती है? वही विराज जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं चलता हूँ विक्रम, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। इतना कहकर बिना किसी की बात सुने वो वहां से बाहर की तरफ भाग गया। उसे सच में पहली बार जिंदगी में किसी की आंखें देखकर ठंड लगी और बुरा भी लगा। उसे इस लड़की की आंखों को देखकर इतना क्यों बुरा लगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा गिल्ट, एक अजीब सा दर्द भरता जा रहा था। वो लिफ्ट से जल्दी नीचे चला गया। डे से वो अंशी को फेस भी नहीं करना चाहता हो। वो जाकर नीचे कार में बैठ गया। अभी भी उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंशी की आंखें और चेहरा बार बार आ रहा था। वहीं अंदर अंशी की आंखें उसके जाने के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। विक्रम ने उसे देखा तो अंशी उसकी गोद से उठकर खड़ी हो गई। तभी सुमित बोला, अरे भाभी आप क्यों उठ रही हो, आप बैठे रहिए ना, मुझे आप दोनों की इस पोज में 2-4 फोटो चाहिए। उसकी बात सुनकर अंशी और विक्रम दोनों ने उसे घूर कर देखा। क्या वो कोई जोकर है जो ये उन्हें इस तरह से देख हंस रहा है? अंशी ने उसे इग्नोर कर दिया और विक्रम की तरफ देखकर बोली, मिस्टर राजपूत आपको खुद को सेफ रखना चाहिए। हर बार में तो आपको दूसरों से बचने नहीं आऊंगी और यह बात ध्यान रखना, मुझे आप पर किसी की भी नज़र बर्दाश्त नहीं है, इसलिए जितना हो सके दूसरों की नज़रों से दूर रहना। उसने विक्रम की गाल पर उंगली रखकर सहलाया और बोली, मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया था जो दीजिए। विक्रम ने उसे पेपर निकाल कर दे दिया। अंशी उसे देखा और लेकर विक्रम की गाल पर किस करके धीरे से बोली, पनिशमेंट रात को मिलेगी। इतना कहकर वो केबिन से बाहर चली गई। तुम्हारे अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रहा है। विराज का डाउट, जितना हो सके दूसरों की नज़रों से दूर रहना। उसने विक्रम की गाल पर उंगली रखकर सहलाया और बोली, मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया था जो दीजिए। विक्रम ने उसे पेपर निकाल कर दे दिया। अंशी ने उसे देखा और लेकर विक्रम की गाल पर किस करके धीरे से बोली, पनिशमेंट रात को मिलेगी। इतना कहकर वो केबिन से बाहर चली गई। विक्रम तो शॉक होकर अपने गाल को टच कर रहा था। उसकी बॉडी पूरी तरह से हार्ड हो रही थी। वो भी इस लड़की की सिर्फ गाल पर एक बार किस करने से यह क्या हो रहा है उसके साथ? क्या वो सिर्फ इस लड़की के लिए ही ऐसा फील करने लगा है? वहीं अभिमान और सुमित उसे इस तरह से हैरान देखकर हंसने लगे।
सुमित हंसते हुए बोला, क्या बात है, भाभी तो बहुत रोमांटिक है, तूने किस नहीं किया इसलिए भाभी ने ही तुझे किस कर लिया। भाभी कितनी ज्यादा रोमांटिक है, मुझे तो लगता है तुझे मुझसे कोचिंग लेना होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड या होने वाली वाइफ को कैसे इम्प्रेस करते हैं। उसकी बात सुनकर विक्रम उसे अपनी खतरनाक आंखों से घूर कर देखते हुए बोला, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे बहुत एक्सपीरियंस लव लाइफ के बारे में और होने वाली बीवी को मनाने के बारे में भी। जो खुद सिंगल है वो मुझे किस तरह से सिखा सकता है। उसकी बात सुनकर तो सुमित का मुंह ही बन गया। वो मुंह फुलाकर बोला, भले ही अभी मैं सिंगल हूँ पर भूल मत कॉलेज टाइम में मेरी गर्लफ्रेंड थी। यह कहते हुए उसकी आंखें थोड़ी डिम हो गई पर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया और बोला, भले ही मैंने शादी नहीं किया हो पर दूसरों की शादी तो मैंने अटेंड किया है ना, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि कैसे अपनी होने वाली वाइफ को इम्प्रेस करना है। उसकी बात सुनकर अभिमान बोला, तब तो तुझसे अच्छा डैनियल इसे टिप्स दे सकता है। मैंने सुना है 1 साल से किसी लड़की को पसंद करता है, पर पता नहीं उसने उस लड़की को बताया है भी या नहीं। उसकी बात सुनकर सुमित को भी याद आया और बोला, हाँ इस बार आ जाए तो पता करते हैं आखिर है कौन वो लड़की जिसने डैनियल के दिल को चुरा लिया है। अपना ये गसिप बंद करो और जाओ यहाँ से। विक्रम थोड़े गुस्से से बोला तो वो दोनों वहाँ से उठ गए और सुमित बोला, ठीक है, ऐसे भगाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों तो तुम्हारी और विराज की फिक्र करते हैं इसलिए यहाँ आ गए थे। मुझे लगा कहीं तुम दोनों लड़कर एक दूसरे का सिर ही ना फोड़ लो, पर भाभी ने तो आकर तुम दोनों डेविल को ही चुप करवा दिया। कितनी कूल और पावरफुल है हमारी भाभी। इतना कहकर वो केबिन से बाहर भाग गया। उसे डर था कि कहीं उसने ज्यादा कुछ ना बोल दिया हो और विक्रम उसके पीछे उसे मारने के लिए ना पड़ जाए। उसके जाने के बाद अभिमान बोला, आज रात को मीटिंग है, तुम जाओगे या फिर सुजय को भेज दे। उसकी बात सुनकर विक्रम कुछ सोचकर बोला, नहीं मैं खुद आज जाऊंगा। फिर मन ही मन बोला, मैं जो सोच रहा हूँ अगर तुम वही हो तो तुम इस मीटिंग में इस बार जरूर आओगी। अभिमान ने हाँ में सिर हिला दिया और वह भी केबिन से बाहर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद विक्रम ने किसी को कॉल लगाया और बोला, आधे घंटे में मेरे ऑफिस में पहुंचो। इतना कहकर दूसरी तरफ की बात सुने बिना उसने कॉल कट कर दिया और जल्दी से वॉशरूम में चला गया। अब तक सुमित और अभिमान थे इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया। अब वो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। वो मन ही मन बोला, क्या हो तुम मिस अंशी, तुम्हारे छूते ही मैं पूरी तरह से हार्ड हो जाता हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मेरी बॉडी कभी इस तरह से रिएक्ट करेगी। कुछ देर बाद कोई उसके केबिन में बिना नॉक ही एंटर हो गया। विक्रम ने सामने देखे बिना ही कहा, तुम 2 मिनट लेट हो। सामने इस वक्त 27-28 साल का एक लड़का खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और ड्रेस भी थोड़ा अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ जल्दबाजी में भागते हुए आया हो। विक्रम की बात सुनकर वो लड़का पूरी तरह से चिढ़ गया और बोला, 2 मिनट लेट होने में कौन सा पहाड़ टूट गया। तू तो पहले इन्फॉर्म भी नहीं करता, कॉल करता है तो एक डेडलाइन दे देता है। अभी मैं एक पेशेंट को छोड़कर भागते हुए आया हूँ। मुझे तो लगा तुझे कुछ हो गया है, इसलिए मैं जल्दबाजी में भागते हुए आया हूँ, पर तुम तो यहाँ बिल्कुल फिट बैठे हुए हो, तो फिर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसने इतना ही कहा था कि विक्रम ने उसे घूर कर देखा। उसके घूरने से वो डॉक्टर जो विक्रम का ही दोस्त था अर्नव बोला, तू मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है? तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन आंखों को देखकर डर जाऊंगा? अभिमान और सुमित कहाँ है? वो दोनों तो यह आंखें उन्हें ही दिखा। भले ही यह सब वो बिना डरे बोल रहा था, पर अंदर से तो उसकी पसीना छूट रहा था। उसे भी अपने इस दोस्त से कभी कभी बहुत डर लगता था। विक्रम हमेशा कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देता था जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं होती थी। अर्नव चुपचाप जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वो जानता था अगर अभी वो यहाँ से चला गया तो फिर विक्रम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। विक्रम ने अर्नव को देखा, फिर कोल्ड टोन में उसके साथ जो भी हो रहा था सब कुछ बता दिया। अर्नव सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, वो इंडिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर भी था और उसका पर्सनल डॉक्टर भी वही था, क्योंकि विक्रम को बाकी किसी पर भरोसा नहीं था। उसके हजारों दुश्मन थे, क्या पता कौन सा डॉक्टर उसके दुश्मन के साथ मिला होगा। वही विक्रम से सब कुछ सुनकर तो अर्नव हैरान था। इतना सब कुछ हो गया था और उसे कुछ भी नहीं पता था। वो तो आउट ऑफ कंट्री गया था एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए। उसे लगा था उसने अपने सबसे अच्छे डेविल दोस्त के सगाई को मिस कर दिया है, क्योंकि वहां पर एक सर्जरी भी थी जो सिर्फ वही कर सकता था। वो कल रात 2 बजे इंडिया पहुंचा था। उसने सोचा था आज सुबह को आकर विक्रम से बात करेगा, पर एक इमरजेंसी केस की वजह से वो आज सुबह यहाँ उससे मिलने नहीं आ पाया। पर उसे क्या पता था कि उसके दोस्त की तो सगाई हो चुकी है।
वो भी इतनी ड्रामेटिक अंदाज में। वह भी लड़की ने जबरदस्ती उसके दोस्त से सगाई कर लिया है और उसका दोस्त उसे लड़की का कुछ कर भी नहीं पाया और उसकी सगाई सिंघानिया फैमिली की प्यारी और इकलौती प्रिंसेस के साथ टूट गई। वहां पर भी उसे लड़के ने जाकर इतना सब कुछ ड्रामा किया। काश वो यहाँ होता तो उसे लड़के को मतलब अपनी होने वाली भाभी को जरूर नोबेल प्राइज दे देता। वो धीरे से बुदाबदा आते हुए बोला, चलो कोई तो है जो इस डेविल को धमका सकता है, वरना यही सबको हमेशा धमकाता रहता है। मुझे सुनाई दे रहा है, विक्रम ने आंखें छोटी करके कहा। तो अर्नव हड़बड़ा गया और बोला, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, पर अगर सच में उस लड़की मतलब होने वाली भाभी के छूने से तुम्हारे अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रहा है और तुम्हारे हार्मोन्स एक्टिव हो रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। वैसे भी कोई भी लड़की तुम्हारे सामने आए तुम्हें उसे देखकर कुछ भी फील नहीं होता था। अगर भाभी को देखकर और उनकी टच से तुम्हें वो सब महसूस हो रहा है तब तो तुम्हें हमेशा भाभी के साथ ही रहना चाहिए। वैसे भी जब भाभी खुद ही इनिशिएटिव ले रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी रोमांटिक बीवी मिल रही है जिसकी छूने से ही तुम टर्न ऑन हो जाते हो। उसकी बात सुनकर विक्रम ने खतरनाक आंखों से उसे देखा और बोला, क्या मैं तुम्हें ये सब कहने के लिए बुलाया था? मुझे बस इतना बताओ कि इसका मेडिकल रीजन क्या है। जब मैं किसी भी लड़की के करीब नहीं जा सकता तो फिर इस लड़की की क्यों? इसे टच करते ही मुझे लगता है मैं खुद को ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसके छूते ही मैं सीड्यूस हो जाता हूँ। उसकी बात सुनकर अर्नव सीरियस टोन में बोला, इसका पर्टिकुलर रीजन तो मुझे भी नहीं पता है विक्रम, वरना मैं तुझे कब का ट्रीटमेंट बता देता। मुझे लगता है वो लड़की भाभी ही तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है। मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी सिर्फ भाभी की वजह से रिएक्ट कर रही है। तुम्हें भाभी के साथ ही रहना चाहिए, तुम दोनों और भी क्लोज हो जाओ, यही एक अच्छा आइडिया है। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कुछ नहीं कहा। अंशी के बारे में सोचते ही उसकी बॉडी पार्ट फिर से हार्ड होने लगा था। उसने मुश्किल से फिर से खुद को कंट्रोल किया। तभी अर्नब बोला, अब तो सिंघानिया फैमिली में सब बहुत गुस्से में होंगे। आखिरकार तुमने उनकी लाडली बेटी से सगाई जो तोड़ दी है और अपना वादा भी तोड़ दिया जो तुमने अंजलि आंटी से किया था। अगर सच कहूं तो मुझे तन्वी के लिए तो पता नहीं, पर अंजलि आंटी, दिग्विजय अंकल और बाकी सबके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। पता नहीं विराज कितने गुस्से में होगा और किस तरह से रिएक्ट किया होगा उसने तेरे साथ लड़ाई की। हम सब जानते हैं कि वो सब अपनी इकलौती प्रिंसेस तन्वी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं और उससे अटैच हैं। विक्रम ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने बता दिया कि विराज आज भी आया था और अंशी ने कैसे उसे चुप करवा दिया। उसकी बात सुनकर अर्नव फिर से जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि कोई लड़की तुम दोनों डेविल का मुंह बंद करवा सकती है। कितनी आउटस्टैंडिंग होगी ना मेरी होने वाली भाभी। विराज ने होने वाली भाभी को कुछ भी हार्श नहीं कहा। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड और अजीब है क्योंकि भाभी ने विराज के सामने ही उसकी प्यारी लाडली बहन को पागल बेवकूफ कहा। और विराज अपनी बहन को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है ये तो हम सबको ही पता है। फिर आज वो चुपके से रह गया। उनके ग्रुप में विराज और विक्रम ही थे जो सबसे ज्यादा रड और ओगन पर्सनैलिटी के थे। विक्रम तो विराज से भी ज्यादा था। सामने कोई मर रहा हो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बिना पलक झपकाए मार देता था और वो कितना खतरनाक था ये तो सबको ही पता था। पर उसे ये स्ट्रेंज लगा कि विक्रम चुप था। कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि अब वो लड़की विक्रम की होने वाली बीवी थी। विराज को भी उसे लड़की ने डराकर भगा दिया। ये सोचकर तो वो हंस हंस कर बेहोश ही होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ विराज अभी अभी सिंघानिया मेंशन पहुंचा था। हॉल में दिग्विजय जी और अंजलि जी बैठे हुए थे। अपनी मॉम डैड को देखकर उसकी आंखों के सामने इस वक्त सिर्फ अंशी का चेहरा आ रहा था। तभी तन्वी सीढ़ियों से नीचे आई। विराज ने तन्वी को गौर से देखा। तन्वी भी बहुत खूबसूरत थी। तन्वी का चेहरा उनके घर में किसी से मैच नहीं हो रहा था। पहले तो वो सब इस पर कभी ध्यान नहीं देते थे क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कुछ बच्चों का चेहरा अपनी मॉम डैड से अलग होता था और ऊपर से तन्वी उनकी फैमिली की इकलौती प्रिंसेस थी। वो सब उसे प्रिंसेस की तरह ही रखते थे। उन लोगों ने कभी भी उसके चेहरे पर या फेशियल फीचर्स पर ध्यान ही नहीं दिया कि तन्वी की फेशियल फीचर्स बिल्कुल भी उनके घर में किसी से मैच नहीं होती थी। अब अंशी को देखने के बाद विराज के मन में कुछ डाउट होने लगा था। वो जल्द से जल्द अपनी इस डाउट को क्लियर करना चाहता था। जब अंजलि जी की नज़र विराज पर पड़ी, उन्होंने देखा विराज तन्वी को देख रहा है तो उन्हें लगा कि शायद वो परेशान है कि तन्वी ठीक है या नहीं। विराज, क्या तुम विक्रम से मिलने गए थे? दिग्विजय जी बोले तो विराज ने होश